जब 20 मिनट हो गया ही यार स्टार्ट हो गया। चलिए आज दूसरा चैप्टर भौतिक विज्ञान का सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं ऊर्जा के स्रोत। पाठ का अगला नाम है ऊर्जा के स्रोत। ठीक, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सूर्य। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। जो ये ऊर्जा है, इसको हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब है जिसका पुनः निर्माण किया जा सके, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। अनवीकरणीय, जिसका नवीनीकरण या निर्माण न किया जा सके, अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है आदि। इसका अधिक मात्रा में दोहन करने से क्या होगा कि जब ये स्रोत समाप्त हो जाएंगे तो इसके निर्माण पुनः नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जीवाश्म बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के वो जीवाश्म तैयार होता है। तो ऐसे में ये जीवाश्म ईंधन जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ये जो है आपसे पूछा जाता है कि ये ऊर्जा स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको आप बताएंगे। देखिए, फिर प्रश्न आपका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? प्रश्न है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? तो अच्छे ऊर्जा स्रोत के क्या लक्षण है, तभी तो हम जानेंगे कि अच्छे ऊर्जा स्रोत क्या है। तो आप इसको लिख सकते हैं, उत्तम ऊर्जा का उत्तम स्रोत अच्छे ऊर्जा स्रोत के निम्नलिखित लक्षण है।
जैसे पहला, प्रति इकाई द्रव्यमान या आयतन में अधिक कार्य करता है। प्रति इकाई द्रव्यमान या आयतन में अधिक कार्य करता हो। प्रति इकाई द्रव्यमान या आयतन में अधिक कार्य करता हूं। दूसरा इस पॉइंट क्या है, आसानी से प्राप्त हो सके और सस्ता हो। दूसरा लक्षण क्या है, आसानी से प्राप्त हो सके और सस्ता हो। ठीक ना। और अगला क्या है, यानी कि उपयोग करने में, रख रखाव में आसानी हो। अगला है उपयोग एवं रख रखाव में आसानी। रख रखाव में आसानी हो। और फिर क्या कि जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करता हो, जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करता हो। क्लियर। तो ये ऊर्जा के उत्तम स्रोत कहे जाते हैं, ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण हैं। फिर इसी आधार पर आपका दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, तो उत्तम ईंधन उसे कहते हैं जिसमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। पहला इसका है कि ईंधन का कैलोरी मान, ईंधन का कैलोरी मान अधिक होना चाहिए। उत्तम ईंधन किसे है, कैलोरी मान अधिक होना चाहिए। दूसरा, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। तीसरा क्या है, जलाने के बाद कोई ठोस अवशेष नहीं बचना चाहिए। जैसे अभी देखें, लकड़ी है या कोयला है, इसको जब जलाते हैं तो जलाने पर राख बचता है ना, तो उत्तम ईंधन ऐसा है कि जिसको जलाने के बाद कोई ठोस राख या अवशिष्ट नहीं बचना चाहिए। और फिर क्या, इसके रख रखाव में आसानी हो, सुविधा हो, सस्ता हो और आसानी से इसे प्राप्त किया जा सके, उत्तम ईंधन कहलाता है। क्लियर। तो इस तरह से दो प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है। दूसरा प्रश्न है
कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। फिर आपसे प्रश्न किया गया है महासागरों से प्राप्त ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं। क्वेश्चन है महासागरों से प्राप्त ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं। महासागरों से प्राप्त ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं। देखें महासागर जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन इसका औद्योगिक स्तर पर उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, महासागर ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं, परंतु इसका औद्योगिक स्तर पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्लियर? इसके आंसर कैसे लिखेंगे कि महासागर ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं, परंतु इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर नहीं किया जा सकता ये इस महासागर से प्राप्त ऊर्जा की सीमाएं। इसका दोहन कठिन है। क्लियर? अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर रहे हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों। प्रश्न है कि यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं तो किस ऊर्जा का उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपकी मम्मी कहे कि बेटा भोजन गर्म कर ले और ठंडा हो गया, तो आप लकड़ी जलाने नहीं जाओगे, तुरंत कौन सी गैस, एलपीजी गैस को जलाते हैं, भोजन को गर्म करते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि तरल पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग हम भोजन को गर्म करने में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एलपीजी धुआं रहित ज्वाला के साथ जलता है, यानी कि जब वो जलता है, एलपीजी जलते हैं तो उसमें धुआं नहीं निकलता है। और फिर क्या है कि इसका जो मान है, एलपीजी का जो मान है, ज्वलनशीलता है, वो उत्तम है। एलपीजी जलने के बाद कोई ठोस अवशिष्ट नहीं छोड़ती, और तो और कि बर्तन की तली भी काली नहीं होती है। ठीक, तो इसलिए अगर कहा जाता है कि आपको भोजन गर्म करना है तो आप तुरंत सबसे पहले कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं।
फिर आपसे दूसरा प्रश्न कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? क्या हानियां हैं? ये प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? देखिए, अभी हमने बताया कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के है। अनवीकरणीय ऊर्जा है। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि जीवाश्म है क्या कि जो जीवधारी है, पेड़ पौधे हैं, ये चट्टानों के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं और उन्हीं का अवशेष जो बच रहा मिल रहा है उसी को हम जीवाश्म कहते हैं। तो ऐसे जीवाश्म के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो यदि उसका दोहन अधिक मात्रा में हो रहा है तो नतीजा यह है कि समाप्त हो जाएंगे, जिससे इनके निर्माण में काफी समय लगेगा और समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिर अगला क्या है कि जैसे जीवाश्म ईंधन जो है, इनको जलाने से वायु प्रदूषण भी होता है। जो जैसे आप देखें, डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, इनको जलाने से धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है? तो ये जो धुआं निकल रहा है, ये जाकर के एटमॉस्फेयर में विभिन्न हानिकारक गैसों को जो है छोड़ता है, जिससे जो है जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वो जो है प्रभावित होता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। और फिर क्या समस्या होती है इससे कि इससे श्वसन क्रिया भी बाधित होती है, या शरीर के खुले हुए अंगों, जैसे हाथ पैर या शरीर खुला हुआ है, इसमें जो है जलन पैदा करती है। और जो ये जीवाश्म ईंधन से निकली हुई गैसें हैं, यही एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। ये मिलकर जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, वर्षा के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक, तो नाइट्रिक एसिड, आज जो विषैली गैसें जो है एसिड बन जाती हैं, जिसकी वजह से जो इमारतें हैं उनमें जो है उसका परत जो है हटने शुरू होता है, जिसको हम स्टोन लेप्रोसी भी कहते हैं। स्टोन लेप्रोसी मतलब जो है पत्थर की कोढ़, लेप्रोसी माने कोढ़। आपसे कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है कि स्टोन लेप्रोसी क्या होती है या पत्थर कोढ़ क्या होता है। तो इसी अम्लीय वर्षा के कारण उस चट्टानों में या इमारतों में, ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल को देख लीजिए, वहाँ भी एसिड रेन की वजह से प्रभावित है, तो उनमें क्षरण होना शुरू हो जाता है, उसकी ऊपरी परत नष्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। अगला है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक
स्रोत की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं। ठीक है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की तरफ हमको ध्यान देने क्या जरूरत है। जैसे देखें, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है वैसे वैसे ऊर्जा की खपत भी बढ़ रही है ना। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है वैसे वैसे ऊर्जा की खपत भी बढ़ रही है और अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग, स्वचालित वाहनों का उपयोग आदि का उपयोग किया जा रहा है जिसमें ऊर्जा के अधिक खपत हो रही है, ऊर्जा अधिक मात्रा में खर्च हो रही है और यह ऊर्जा की मांग जो है परंपरागत रूप से पूरा नहीं किया जा सकता। परंपरागत रूप से ऊर्जा के इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम सभी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जीवाश्म ईंधन न केवल ऊर्जा के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं तथा अवशिष्ट पदार्थों का भी निर्माण कर रहे हैं। तो जो ये रेडियो एक्टिव पदार्थों से हानि पहुंच रही है, इससे क्या है, कैंसर है, त्वचा संबंधित रोग है, आदि रोग हो रहा है। इसलिए इन सभी से बचने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ आकर्षण बढ़ा है और सभी आकर्षित हो रहे हैं। अगला है प्रश्न, हमारी सुविधा के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के, हमारी सुविधा के लिए, हमारी सुविधा के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में, तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार से सुधार किए गए हैं। उपयोग में किस प्रकार से सुधार किए गए हैं। किस प्रकार से सुधार किए गए हैं, देखें, जल और पवन ऊर्जा के, जल और पवन यानी कि जल और हवा ऊर्जा के स्रोत हैं। शुरू से ही जब से
सृष्टि या आप कह सकते हैं कि सभ्यता का विकास हुआ है, तब से ही इन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और जो इनका स्रोत है, यानी कि ऊर्जा का जो स्रोत है, ये भी बहुत सीमित दायरे में इसका उपयोग था, परंतु तकनीकी विकास के कारण मुख्य रूप से ऊर्जा की तरफ भी, जो कि परंपरागत से तरीके से नहीं, उसको रूपांतरित करके उपयोग में लाया जा रहा है। जैसे पवन ऊर्जा को विभिन्न रूपों में पवन चक्की के माध्यम से, या जल ऊर्जा है, इसमें विद्युत बनाने में, बिजली बनाने में उसका उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है इसमें निम्नलिखित सुधार किए गए, जो है क्या है कि पवन चक्की द्वारा पवन की ऊर्जा का उपयोग विद्युत जनित्र चलाकर इसे विद्युत ऊर्जा में बदलकर विभिन्न प्रकार से उपयोग किए जा रहे हैं। पवन चक्की द्वारा पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत जनित्र चलाकर विद्युत ऊर्जा के रूप में, या विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलकर विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। दूसरा क्या है, बहते जल का उपयोग सामान्यतः, बहते जल का उपयोग सामान्यतः यातायात के संसाधनों के रूप में, यातायात के साधनों के रूप में किया जा रहा है। परंतु अब बांध वगैरह, जो जैसे जल बह रहा है उसके साथ, नौका के साथ में लोग यात्रा करते थे, लेकिन अब उसी बहते हुए जल को एक बांध बना करके रोक करके विद्युत बनाने का भी, बिजली बनाने का भी कार्य किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न आता है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण उपयोगी होगा? तो देखें, सौर कुकर के लिए जो सबसे ज्यादा उपयोगी है वो है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, क्योंकि वो काफी अधिक क्षेत्र को, प्रकाश के क्षेत्र को एक थोड़े से क्षेत्र में ला करके इकट्ठा कर देता है, जिसके कारण बड़ी तेजी से गर्म होता है और भोजन को बनाया जा सकता है। नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? तो नाभिकीय ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय विद्युत घरों में विघटन से प्राप्त ऊर्जा का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। संलयन अभिक्रिया से, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा के दोहन की संभावना भी व्यक्त की जा रही है।
इस तरह से आज का लास्ट प्रश्न है, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? नहीं, कोई भी ऐसा ऊर्जा स्रोत नहीं है जो कि प्रदूषण मुक्त हो, चाहे उसकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है। प्रदूषण की मात्रा कम या अधिक हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ यह ऊर्जा जो है प्रदूषण मुक्त है। कहीं न कहीं से वो वातावरण को जो प्रभावित करता है, जिसके द्वारा प्रदूषण होता है। और इस तरह से आज इतना आपने देखा, आगे कल यानी कि सोमवार को आगे इसके बाद आप लोग देखेंगे। धन्यवाद।